गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो गाइस, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट करी थी पढ़ना एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज बोल लो तो इसके अंडर एक हम क्लासिकल थ्योरीज पढ़ रहे थे। तो क्लासिकल थ्योरीज में जो हमारी लास्ट थ्योरीज बचती है दैट इज द मैक्स वीवर्स थ्योरी। ठीक है, तो मैक्स वीवर्स की जो थ्योरी थी, मैक्स वीवर्स थ्योरी, तो ये जो थ्योरी थी ये दी थी मैक्स वीवर ने। ठीक है, और ये जो इसकी फेमस किसके लिए थी? फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो जो थ्योरी जो थी मैक्स वीवर की ये फेमस थी ब्यूरोक्रेसी के लिए। मैक्स वीवर जो एक्चुअली बॉर्न हुए थे 1864 में। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये क्या थे क्या नहीं। तो इनकी जो थ्योरी थी ये बेस्ड किसी ने रिसर्च की थी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों पे। सोशल फिनोमिना जिसमें सोशल चेंज और स्ट्रेटिफिकेशन की जो थी उसके बारे में स्टडी किया था, और प्रोसेस जो थी रैशनलाइजेशन की उसके बारे में। जब ये प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो ये किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना के बारे में। तो स्टडी जो थी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना वो किसकी तरफ लेके जाती है? इनके ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की तरफ। अकॉर्डिंग टू वीवर रैशनलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कोटेशंस आते हैं। तो एक की बात करी थी उन्होंने रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन के अंडर इन्होंने बोला था कि हमारे पास दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ये बोलते हैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसपे लॉजिकल इन्वॉल्व्स मीन्स एंड कोरिलेशन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर किसकी बात करते हैं? ये मीन्स और एड की, मीन्स एंड कोरिलेशन। नेक्स्ट इसके अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये इसमें बोलते हैं जो मैजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब कि इसमें अनरियलिस्टिक इलॉजिकल बात होती है। जो नेगेटिव था इलॉजिकल बात करेगा, लेकिन पॉजिटिव रैशनलिज्म जो है हमेशा लॉजिकल बात करेगा। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं इस प्रोसेस को तो वीवर जो है एक थ्योरी की बात करते हैं। वीवर ऑल्सो डील विद द थ्योरी ऑफ नॉमिनेशन। वीवर जो है ये बात करते हैं थ्योरी ऑफ डोमिनेशन की। तो डोमिनेशन का मतलब क्या है? अथॉरिटेरियन, दैट इज द पावर ऑफ कमांड। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं थ्योरी ऑफ डोमिनेशन में? कि एक अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है कमांड करने की। तो अथॉरिटी जो है उसी के पास क्या होता है? ये जो वर्ड ये अथॉरिटी बोलते हैं, तो इसी इनके अकॉर्डिंगली इसी अथॉरिटी के पास क्या होता है? पूरा का पूरा एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज होती है पावर की। ठीक है, तो अथॉरिटी को ये जो है वो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो ये जो अपनी स्टडी की जब हम बात करते हैं ना वीवर की, तो ये आइडियल टाइप स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हम बोल रहे थे? कि अथॉरिटी की। अथॉरिटी को ये डिफाइन करते हैं सबसे पहले थ्री वेज में। नंबर वन इज ट्रेडिशनल, number second is charismatic, and the number third is legal rational। ठीक है, तीन तरह की ये बात करते हैं। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज को भी ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं थ्री ब्लॉक्स में। नंबर वन पैट्रियार्कल, नंबर टू पैरिलिनियल, and the last one is patrimonial। ठीक है, तो अथॉरिटी को ये क्या बोलते हैं? अथॉरिटी क्या है? एक तरह का आपके पास क्या है? राइट है। ठीक है, राइट टू एक्सरसाइज पावर। कि जो अथॉरिटी है वो क्या है? एक्सरसाइज पावर। कि पावर को चलाने का जो एक
आपके पास एक हक है, वो जो राइट है वो आपको को देता है, अथॉरिटी देती है। तो पावर ही क्या है, अथॉरिटी है। जब ये क्या हो जाती है, एक लेजिटिमेट हो जाती है। देखिए एक लीगल पर्सपेक्टिव से जब हम इसकी बात करते हैं, तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप की, डेट इज अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, एक्सरसाइज ऑफ पावर जो एक्सेप्ट की जाती थी बाय द वर्चू ऑफ इट्स ट्रेडिशन, जो पुराने समय से चलती आ रही है, ट्रेडिशन से, कस्टम से, जो कन्वेंशंस है, जो अभी हैबिट्स है, उसके साथ साथ जो अथॉरिटी चलती आ रही है, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पावर्स को उस तरीके से चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इसके जो फर्स्ट वर्ड टाइप है, डेट इज अ पैट्रियार्कल अथॉरिटी। पैट्रियार्कल अथॉरिटी में क्या होता था कि कम्युनिटी का जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा किसी कम्युनिटी का, उसी को क्या बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा। दूसरी है पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल में क्या होता है कि जो एल्डेस्ट पर्सन इज द लीडेस्ट बिकम्स द हेड, कि जो एक खानदान से चलती आ रही है कि खानदान का जो बड़ा बंदा होगा वही क्या होगा, हेड होगा। तो उसी तरीके से जो है वो लेजिटिमेटेड जो पावर है, जैसे आप देखते हो इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं कि मोनार्की सिस्टम के अंडर वो फैमिली से ही क्या निकलता है, एक ही फैमिली से किंग या फिर क्वीन जो है वो निकल के आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे चली है कि पैट्रीलिनियल मतलब एक ही फैमिली से जो एल्डेस्ट पर्सन होगा एक लीडेज पे, वो इसी को क्या बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा। थर्ड आता है पैट्रिमोनियल अथॉरिटी। पैट्रिमोनियल अथॉरिटी जो है बेस्ड होती है ट्रेडिशन के ऊपर, अदर दैट पैट्रियार्कल और पैट्रिलिनियल, ना ही वो पैट्रियार्कल होती है ना ही वो पैट्रिलिनियल होती है। ठीक है, पैट्रिमोनियल बेसिस पे उसमें क्या की जाती है, उसको हेड बनाया जाता है। क्रिस्टमैटिक, अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, डेट इज द क्रिस्मैटिक लीडरशिप, जब क्रिस्मैटिक अथॉरिटी, तो बोलते हैं लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसी लीडर को बिकॉज ऑफ उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सेप्शनल जो यूनिक क्वालिटीज होती है किसी पर्सन की, उसी की वजह से। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमने जो देखा था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम की अगर हम बात करें, तो वहाँ उस टाइम पे जो गांधी थे उनको काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो फॉलो कर रहे थे। तो क्यों फॉलो कर रहे थे, बिकॉज ऑफ इट्स जो उसकी जो यूनिकनेस थी उनके अंदर, जो उनकी एक क्वालिटीज़ थी, उस वजह से। तो उस टाइप की जो उस तरह की जो लीडरशिप होती है, डेट इज़ अ क्रिस्मेटिक लीडरशिप। ठीक है, देन इस और क्रिस्मेटिक लीडरशिप। फिर उसके बाद थर्ड आता है लीगल रजिस्टर अथॉरिटी। लीगल रजिस्टर अथॉरिटी का मतलब क्या है, लोग क्या इसको मानते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, लीगल होते हैं, लॉज होते हैं। तो रूल्स जो होते हैं ये रैशनल होते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्पस एंड प्रोसेस। जब आप वेबर की बात करते हैं, इसके ये बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, ये स्टडी करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। और ये किसको बोलता है कि इसके आइडियल टाइप की बात करते हैं। वेबर केम अबाउट विद डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जिनको ये स्टडी करते हैं विच ही कॉल्ड देम एज प्योर टाइप्स। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है हमारा, इसके अंडर ये वेबर क्या बोलते हैं। ओके चलिए उस क्या बात करते हैं उसकी बात करेंगे अभी हम। तो पहले आप इसको चेकआउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर क्या थी। ठीक है, ट्रेडिशनल, charismatic and legal rational। and traditional can are also three types, that is a patriarchal, patrilineal and patrimonial। नाउ अब हम इनकी बात करते हैं किसकी, मैं इन शॉर्ट लिखती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी किस तरीके बोलते हैं, प्योर टाइप का। ठीक है, प्योर टाइप बोलते हैं। तो इसमें भी ये सबसे पहले किसकी बात बोलते हैं, ये बोलते हैं ट्रेडिशनल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी क्या है हमारा, ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। सेकेंड वर्ड इज charismatic and the last one is legal rational। अब इसके अकॉर्डिंगली ये बोलते हैं जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था हमारा, जो ट्रेडिशन की बात करते हैं, जो पुराने टाइप की हम बात करते हैं, तो ये दो तरह से चलता था। ठीक है, एक तो ये चलता था पैट्रिमोनियल के बेसिस पे, शादी वादी कर ली तो जिसका किंगडम मिल गई तो वहीं पे राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, दो इत्ते वगैरह वो देखते हो आप। नेक्स्ट सेकंड था फ्यूडल सिस्टम।
फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में कहीं ऐसे, तो दैट इज अ फ्यूडल सिस्टम। अच्छा जी, तो अगर हम बात करें किसकी, ट्रेडिशनल सिस्टम की, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो अक्सर चलाई जाती थी दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, एक तो पैट्रिमोनियल था, दूसरा फ्यूडल सिस्टम था। तो ये दोनों सिस्टम जो थे वो सिमिलर थे, लेकिन ये जो थे अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। सिंपली ये क्या करते थे, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे जिसपे किसी भी तरह के प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन सेट नहीं होती थी, ठीक है। अगर हम पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, क्योंकि लॉयल्टी जो थी वो किसके, लॉयल्टी इज बॉर्डर्ड विद पावर। तो सुप्रीम अथॉरिटी जो थी वो वेस्ट किसके हाथ में रहती थी, पावर जो थी वो सेम टाइप अथॉरिटी जो थी वो निट एंड इन जो क्लोज फ्रेंड्स होते जो लॉयल्स होते थे उनके पास रहती थी। वही मैंने बोला कि जब आपके क्या है किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप है, जो वो रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता था कि ये मेरा वफादार है, यही इसको आगे अच्छे से चलाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाता था, राजपाट उसको दे दिया जाता था, ठीक है ना। अब अगर हम फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो ये ज़्यादातर पॉपुलर कहाँ पे था, यूरोप में था, और सिमिलर किसके साथ, पैट्रिमोनियल सिस्टम के साथ, और कंपैरेटिवली जो था वो कम ऑटोनॉमस था देन किससे, पैट्रिमोनियल सिस्टम। फ्यूडल लॉर्ड जो थे ये कंट्रोल करते थे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जितने भी थे, चाहे वो सिविल मैटर होते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के कोई सीरियस मैटर्स होते थे, उन सभी को कंट्रोल करते थे, फ्यूडल लॉर्ड करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, दैट इज द क्रिस्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जब हम क्रिस्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंडर हम भी सबसे पहले क्या देखते हैं, नो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता था, एक लीडर होता था, क्योंकि क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी में हमने देखा कि एक लीडर के उसकी वैल्यूज़ की वजह से, उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उसमें क्वालिटीज़ होती थी, जो एक्सेप्शंस होती थी, उनकी वजह से उसको फॉलो किया जाता। तो लोग जो थे वो उसी को फॉलो करते थे, तो जहाँ पे किसी भी तरह का हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता था, और ठीक है। तो देयर इज मतलब डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, इफ एट ऑल देयर हैज़ टू बी ए वन। तो एक तरह का पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल सकता था, कि फैमिली में जिसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं ना, अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो उसमें जिस बंदे की बात ज़्यादा मानी जाती है तो उसी के हाथ में भाग तोड़ दे दी। उसी तरीके से उन्होंने देखा कि वो ये कहते हैं जो भी ज़्यादा जिसकी बातचीत मानी जाती है, तो उसको अगर आप आपके रिलेशन में वो बंदा है तो उसकी को आप क्या दे दोगे, पावर्स दे दोगे। तो उस तरीके से उस तरीके की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, दैट इज द क्रिस्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नाउ द लास्ट वन इज द लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसी लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, प्योर टाइप। बीवर बिलीव करते हैं कि प्योर टाइप जो है वो तब तक नहीं आ सकती रियलिटी, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में, बजाय किसमें, मिक्स टाइप जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हम बोले कि पूरी की पूरी तरह से हम लीगलिटी के साथ चल रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी अमंग ऑल इज बिलीव टू ब्रिंग चेंजेस इन फास्टेस्ट टाइम। मतलब क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जो है वो मतलब कि फास्टेस्ट समय में जो बदलाव आ रहे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर हम एक प्रोविजनल या टेम्पररी अथॉरिटी की, और ये क्योंकि क्रिस्मेटिक अथॉरिटी ठीक है भाई, बदलाव आ रहे हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको ठीक है, लेकिन बोलता है कि लंबे समय तक ये नहीं ठहर सकती। इसका क्या है, अगर किसी बच्चे को लोग कब तक फॉलो करेंगे, एक टाइम के बाद उसका क्रिटिसिज्म होना शुरू रहता है, जब लोग उसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं, तो ये परमानेंट टाइप की नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम तो डिसमेंटल या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है अपने आप में, तो इंस्टीट्यूशनलाइज इनके रूटीनाइजेशन जो है इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत सारी जो ट्रेडिशनल जो क्रिस्मेटिक अथॉरिटीज़ जो है आज के टाइम पे वो कन्वर्ट हो गई हैं, किसमें चेंज हो गई हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी में।
तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनमें नेल्सन मंडेला को लोग काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे, वो नेल्सन मंडेला जो थे पॉपुलर थे, उनको लोग फॉलो करते क्रिस्मेटिक थे, लेकिन उनके बाद जो था उन्होंने शिफ्ट कर दिया था लीगल रैशनल अथॉरिटी का। और इसी तरह से इंडिया की बात करें तो पहले हम महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे ना, क्रिस्मेटिक लीडरशिप थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग शिफ्ट किस पे करके लीगल रैशनल अथॉरिटी के ऊपर। कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमने उसी के प्रोविजंस को उठाया और उसी के लीगैलिटी के हिसाब से काम करना शुरू किया। तो साथ ही साथ हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी द कोर ऑफ बीवर्स थ्योरी, कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो एक कोर माना जाता है बेवर की थ्योरी का, वो एक्चुअल में है क्या। मतलब वेवर ने ये टर्म नहीं दी है, या अगर कोई पूछे ना कि हु गेव द टर्म ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी की जो टर्म थी वो दी थी विंसेंट डी गोन ने, विंसेंट डी गोर्ने ने, ठीक है। लेकिन इसको एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये वर्ड दिया था ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है, जिसकी दो वर्ड से ये मिला था, डैट इज द ब्यूरो, जिसका मतलब क्या था, वेज टू कवर डेस्क, एंड कैरेटोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था पावर ऑफ रूल्स। तो अगर मैक्स वीवर के पहले बात करें तो वेवर वॉज द फर्स्ट वन रीड ऑफ द प्रियोरिटी कोनोटेशन। तो वेवर वो पहले थे जिन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को ये बोलते थे कि ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसमें ऑफिशियल्स को क्या किया जाता है, जिसमें ऑफिशियल्स को ऐड किया जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेवर क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स कुछ बताते हैं, कुछ फीचर्स बताते हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिसमें ये सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हायरार्की की, ठीक है। बोलता है कि इनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को फॉलो किया जाता है। हर एक लोअर ऑफिस जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, हायर ऑफिशियल के, जो हायर ऑफिस के कंट्रोल में होता है। तो एक तरह के क्लियर सेपरेशन बताते हैं ये किसके बारे में, सबऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। सेकेंड हम ये बोलते हैं स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हर एक पोजीशन जो है वो क्या है, क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर क्लियरली डिफाइंड होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होगा। हर एक इंडिविजुअल जो पोजीशन के ऊपर होता है उसको उसी तरह की स्किल्स चाहिए होती है अपने डिफाइंड वर्क को कंप्लीट करने में लिए, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। थर्ड वन ये बोलते हैं इम्पर्सनल लॉ, ठीक है। इम्पर्सनल, सॉरी एनएल, इम्पर्सनल लॉज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड लॉज होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए जिनको वेल एस्टैब्लिश किया गया हो। ये जो एस्टैब्लिश्ड लॉज है ये क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए एक इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट फॉर द पोजीशन। फोर्थ है इज रिटर्न रिकॉर्ड, कि आप जो भी काम करो उसके क्या होने चाहिए, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज merit based। बोलते पर्सनल हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस। तो फिफ्थ वन हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज द मेरिट वे, कि जो भी आप उसमें बंदे में ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन कर रहे हो वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिटैच्ड स्पिरिट, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट एड्स पे, कि उस जो भी बंदा है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि अपने पर्सनल फायदे के लिए उस पोजीशन का इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। वो उसकी जो भी ड्यूटी है वो उसको अच्छे से परफॉर्म करे। सेकंड है करियर सिस्टम, ठीक है, करियर सिस्टम।
ब्यूरोक्रेसी जो है उसको मैनेज किया जाए इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो जब एक पर्सन को आप एक काम के लिए हायर करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पर क्या होनी चाहिए, उसको किसी न किसी तरीके का बेनिफिट होना चाहिए, उसके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे फिक्स्ड सैलरी होती है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, सैलरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिविलेजेस जो है वो इंक्रीज होने चाहिए उस टाइम टू टाइम, सो दैट के उस बंदे को ये ना लगे कि मैं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड। नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अपॉइंटेड ऑफिशियल्स जो भी है उनको शुड बी हेडेड बाय एन इलेक्टेड हेड। कि जो तरह भी आपका ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, इसका हेड कौन होना चाहिए, कोई इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी टाइम के बाद आने के बाद वो क्या हो, एक अथॉरिटी में कन्वर्ट ना हो सके, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का क्या था, सबसे पहले ये बात करते हैं कि फीचर्स कैसे होने चाहिए, कि उसमें एक तो हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। सुपरऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट था, टॉप टू बॉटम वाला। देन उसके बाद स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस स्पेशलाइजेशन के ऊपर उसको रखना चाहिए। फिर लॉज होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका काम को रिटर्न रिकॉर्ड्स में रखा जाए। फिर वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। फिर जो पर्सन की रिक्रूटमेंट है वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। उनके पर्सनल और प्राइवेट राइट्स उनके अलग अलग होने चाहिए। करियर ग्रोथ होनी चाहिए, करियर सिस्टम जिसको कहा गया। और जो उनका हेड है वो कौन होना चाहिए, कोई एक इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वेबर के लिए ब्यूरोक्रेसी जो थी वो लीगल रैशनल अथॉरिटी थी, और ये मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन थी बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टिविटी एंड प्रिसिजन। तो जो बी एंड रिलेशन था वो एक्यूरेट था, इसने एक मीनिंग दिया था किसको, ब्यूरोक्रेसी को। और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो थे ब्यूरोक्रेसी के जो डिफाइन किए गए थे बाय द वेबर, वो कौन से थे, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, साइटिज्म, रैशनैलिटी, ठीक है जी। चार जो थे वो चार रैशनैलिटी, फिर उसका न्यूट्रलिटी, एडोबिलिटी, ये सारी चीज़ें, इम्पार्शलिटी, ये सारी चीज फीचर्स किसके बताए थे, डिस्कस किए थे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किसके, ब्यूरोक्रेसी के बाय द वेबर। अब इसके बाद हम बात करें तो एमरजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसे हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, ये हम ने देख लिया कि बीवर के अकॉर्डिंगली क्या क्या सिस्टम था। अगर इसके पीछे का रीजंस देखें तो रिस्पॉन्सिबल जो थे कि एमरजेंसी के लिए वो कौन से थे, सिस्टम ऑफ फायर एंटरप्राइज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मनी इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये सारी थी किसकी थ्योरी, वेबर की थ्योरी। अगर पोस्ट बेवेरियन डेवलपमेंट्स देखेंगे हम, तो पोस्ट बेवेरियन डेवलपमेंट में हम बात करेंगे किसकी, पोस्ट बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी जो थी वो देखो बेवर की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो स्ट्रेस डाली थी स्ट्रक्चर के ऊपर, वर्क डिवीजन के ऊपर, पावर डिफ्रेंसिएशन के ऊपर, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टिंक्शन के ऊपर। तो ये जो डिज़ाइन था ब्यूरोक्रेसी का वो ऐसे था, वॉज मशीन लाइक, मतलब कि ऐसा लगता था कि पूरी पूरी मशीन की तरह बात कर रहे हैं। तो बड़ी सारी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो थे वो कंट्राडिक्ट कर रहे थे बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के साथ, और इनको कलेक्टिवली जो था वो क्या कहा गया था, पोस्ट बेवेरियन डेवलपमेंट्स कहा गया था, जिसमें थ्योरेटिकल डेवलपमेंट आई थी, पोस्ट बेवेरियन स्ट्रक्चर्स की बात की थी। जब हम थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो 9 इनोवेशन स्ट्रीम्स जो थी वो हमें देखने को मिलती है आज के टाइम पे एज क्रिटिकल रिएक्शन जो था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसके लेके, जिसमें हम लोग देखते हैं पब्लिक चॉइस स्कूल आया, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी आई, कंट्रास्ट ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी कंट्रास्ट देखने को मिला, क्रिटिकल थ्योरी को देखने को मिली, फिनोमिकल अप्रोच थी, एंटी आइडियोलॉजी थी, एंटी यूरोसेंट्रिक थी, मार्क्सिस्ट आइडियाज, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, इंटर थ्योरेटिकल लिंकेज और गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। अब
इसके साथ साथ अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि ये थ्योरी थी पूरी की पूरी किसकी, ब्यूरोक्रेसी की। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। अब हम नेक्स्ट सीरीज के बाद पढ़ेंगे जो किसके में, एक एमपी फोले की आएगी जिसको हम बोलते हैं मैरी पार्कर फोले, जिन्होंने बात करी थी डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये थ्योरी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस and keep like, do and share, keep watching my channel. Thank you so much.